दोनों परेशानी की हालत में बैठे थे। यशवर्धन के खतरनाक रिएक्शन ने अनन्या को परेशान कर दिया था। यशवर्धन का वही खौफनाक रूप जो उसने 2 दिन पहले देखा था वापस लौट आया था। अब क्या होगा? अनन्या ने परेशानी से पूछा। पता नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि पुलिस ने उन पर हाथ डाला हो या उनका इतना माल पकड़ा गया हो। अचानक ये सब क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी ने नासमझी से कंधे उचकाए। आमतौर पर अगर पुलिस को कोई खबर होती थी और वो कोई कार्रवाई करने वाली होती तो उससे पहले ही यशवर्धन सर को खबर मिल जाती थी। ये सब अचानक हुआ है और कुछ दिनों में करोड़ों का नुकसान हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है। अनन्या खामोश रही। दोनों चुपचाप बैठे रहे। रानी अपने मोबाइल में बिजी हो गई, जबकि अनन्या कभी रानी को तो कभी खाली घर को देख रही थी। गाड़ी तेजी से सफर करती हुई एक छोटे से ढाबे नुमा रेस्टोरेंट के सामने रुकी। होटल के अंदर दाखिल होकर वे लोग गोदाम के पीछे बने कमरे में गए। कमरे में 3-4 कुर्सियों के अलावा कुछ नहीं था। उनकी खास मुलाकात की जगह पर पहले से ही विनोद का भाई कार्तिक मौजूद था। यशवर्धन को देखते ही वो खड़ा हो गया, लेकिन यशवर्धन ने उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। सागर, विनोद के वकील से बात हुई या नहीं? उसकी जमानत कब तक होगी? यशवर्धन ने तेजी से पांव हिलाते हुए पूछा। नहीं हो सकती सर, पुलिस ने मामला मीडिया तक पहुंचा दिया है। अब जब तक विनोद के हक में कोई सबूत नहीं मिलता जमानत नहीं होगी, सागर ने कहा। यशवर्धन ने गहरी सांस ली। और वो तुमने जो आदमी पकड़े थे, मनोहर का मैनेजर, तुम्हारे पास है ना? यशवर्धन को अचानक याद आया। जी हाँ, सागर ने तुरंत सिर हिलाया। बहुत अच्छा। यशवर्धन अचानक मुस्कुराया। कार्तिक, तुम वापस जाओ। विनोद को कल तक जमानत मिल जाएगी, लेकिन अगर उसने गलती से भी मेरा नाम लिया तो वो सारी उम्र जेल में सड़ता रहेगा। उसने ठंडे शब्दों में धमकी दी। वो समझदार है, जान दे देगा पर आपका नाम नहीं लेगा। लेकिन जल्दी कीजिएगा, पुलिस के रिमांड में लेने से पहले, कार्तिक ने विनती की। सागर, इंस्पेक्टर को फ़ोन मिलाओ। यशवर्धन ने इशारा किया और वहाँ से निकल गए। हेलो इंस्पेक्टर, मैं यशवर्धन सिंघानिया बोल रहा हूँ, उसने ठंडे लहजे में कहा। यशवर्धन सिंघानिया? इंस्पेक्टर ने नाम दोहराया। विनोद आज रिमांड में नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, यशवर्धन ने कहा। सर, इस बार मुश्किल है। एसपी साहब खुद इस केस पर काम कर रहे हैं। दखल अंदाजी करने पर मुझ पर शक हो सकता है, इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में कहा। पैसे बताओ, कितने चाहिए? यशवर्धन ने तंज भरे अंदाज में कहा। अरे सर, इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन जब आप मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ कर सकूँ, इंस्पेक्टर ने शर्मिंदगी में कहा। उसकी मक्कारी पर यशवर्धन ने सिर झटका। माल कहाँ है? माल का पता नहीं। सुबह एसपी साहब ने माल की फुटेज के साथ मीडिया को भी शामिल कर लिया है। इस बार उसने सच्चाई से काम लिया। ठीक है, रात तक विनोद के हक में सबूत मिल जाएंगे, तब तक उसे खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा, यशवर्धन ने कहते हुए फ़ोन काट दिया। सर, आपको लगता है कि वो इंस्पेक्टर ईमानदार है? अगर वो इतना ही वफादार होता तो पुलिस के छापे की खबर पहले ही दे देता, सागर ने शक जताया। ये सब बिके हुए हैं। पैसा इनकी कमजोरी है और इनकी मिसाल कुत्तों से भी बुरी है। ये किसी के वफादार नहीं होते। जहाँ से हड्डी मिलने की उम्मीद हो उसी के आगे दुम हिलाते हैं, उसने नफरत से कहा। तुम्हारी सजा अभी बाकी है सागर। अगर तुम मुझे रात को जगा देते तो अब तक मैं सारा माल वापस हासिल कर चुका होता। उसका गुस्सा किसी तरह काबू में नहीं आ रहा था। गाड़ी तेज चलाओ, उसने डैशबोर्ड पर हाथ मारते हुए गुस्से से कहा। सागर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अब उनका रुख वापस घर की ओर था, जहां सागर ने मनोहर के मैनेजर और उसके एक आदमी को रखा हुआ था। यशवर्धन के क्या इरादे थे ये सागर समझ नहीं पा रहा था, और ना ही इस वक्त उससे पूछने की हिम्मत थी। गाड़ी घर के पोर्च में रुकी और यशवर्धन तेजी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गया। सागर भी भागते हुए पीछे आया। दरवाजे के बाहर पहुंचते ही अंदर से सौम्या की हंसी सुनाई दी। ये यहाँ क्यों आई है अभी? गुस्से में होंठ भींचते हुए उसने सागर से पूछा। उसे इतना भी होश नहीं था कि सागर को उसकी बहन के आने जाने का क्या पता होगा। वो मुझे नहीं मालूम सर, सागर ने कहा। यशवर्धन ने गुस्से की इंतहा पर पहुंचते हुए चेहरे पर हाथ फेरा। उसे विनोद को जल्द से जल्द वहां से निकालना था। अगर वो गलती से भी यशवर्धन का नाम ले लेता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, और उसके दुश्मनों को, जो उसके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं रखते थे, मुकाबले में आने का मौका मिल जाता। सागर, रानी को फ़ोन करो और कहो कि सौम्या को अंदर कमरे में ले जाए, यशवर्धन ने आदेश दिया। सागर ने एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना रानी को फ़ोन लगाया। कुछ पलों के बाद ही रानी की आवाज़ सुनाई दी, और फिर
2 मिनट के बाद लॉन्च में कोई भी नहीं था। यशवर्धन के साथ सागर अंदर दाखिल हुआ। वहां से नीचे खुफिया कमरे का दरवाजा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हो गए। सर, ये वॉच टेप आई है। एसपी, जो अब खुद विनोद से पूछताछ करने जा रहे थे, इंस्पेक्टर अनिल ने कहा। ठीक है, रखो, इसे बाद में देखते हैं। एसपी साहब ने सर से टोपी उतारते हुए अंदर कदम बढ़ाए ही थे कि इंस्पेक्टर अनिल की आवाज़ सुनकर फिर रुक गए। सर, पहले इसे सुन लेते हैं, क्या मालूम कोई ज़रूरी सबूत हो, अनिल ने मजबूती से कहा। एसपी ने कुछ पल टेप को देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाते हुए इशारा किया और अपने ऑफिस में चले गए। कुछ ही देर के बाद एक छोटे से टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगाकर एसपी के सामने रखी। समझता क्या था वो अपने आप को? मैंने कहा था ना, वो मेरे वार से बच नहीं पाएगा। उसे क्या लगा देवदत्त पर हाथ उठाएगा और मैं उसे छोड़ दूंगा? ये मनोहर के मैनेजर की आवाज़ थी। वहाँ बैठे लोग चौंके और एक दूसरे को देखने लगे। मैनेजर समझकर मेरी जान छोड़ी थी ना, मैंने उसकी जान ले ली। साथ ही एक अलग आवाज़ आई, किसी और आदमी की थी ये आवाज़। और डर नहीं लगा आपको? मुझे क्यों डर लगेगा? क्या अजय साहब, आप भी जब आपको अपने दोस्त को धोखा देते हुए डर नहीं लगा तो मुझे क्यों लगेगा? देवदत्त ने कहकर कड़वी हंसी हंसी। एसपी अपनी कुर्सी से टिककर चेहरे पर हाथ रखे इंस्पेक्टर को देख रहा था। इंस्पेक्टर भी उतना ही हैरान था। वो एसपी यशवर्धन सिंघानिया को मात देना चाहता था, लेकिन भूल गया था कि यशवर्धन सिंघानिया बहुत चालाक दिमाग वाला इंसान था। ऐसी जगहों पर वार करवाता जहां से आम इंसान की सोच भी नहीं जाती थी। टेप रिकॉर्डर से अगली आवाज़ आई तो एसपी थोड़ा आगे की ओर झुका। अब यह अजय की आवाज़ थी। बात तो सही है, कितनी आसानी से हम सब बच गए। मनोहर की मौत का इल्ज़ाम भी यशवर्धन के सिर पर गया और अब जो विनोद से बदला लेना है वो भी मैं बहुत बेहतरीन तरीके से लूँगा। ऐसा तरीका कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अजय ने घमंड से कहा। कैसे? ये आवाज़ देवदत्त की थी। बचा हुआ माल किसी तरह विनोद के भाई कार्तिक के घर पहुंचाना है। उसके बाद एक मुखबिर से यह खबर पुलिस तक पहुंचवानी है। बस हो गया काम। वो कमीनी सी आवाज़ विनोद के हक में बेहद मजबूत सबूत साबित हुई थी। टेप बंद हो चुकी थी, सबूत साफ था। सर, बाहर विनोद का वकील आया है। हवलदार ने आकर खबर दी। मुझे अंदाजा था। इंतजार करवाओ, कह दो मैं एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ, एसपी ने हल्के घमंड से कहा। हवलदार सिर हिलाकर बाहर चला गया। अभी कमरे से बाहर निकलता तभी वकील खुद ही अंदर आ गया। शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एसपी साहब, हल्के से मुस्कुराते हुए थोड़ा तंज किया गया। जवाब में एसपी खामोश रहे। कुछ देर के बाद विनोद पहले जैसी अकड़ और रौब के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ और कुर्सी पर बैठते हुए टांग पर टांग रख ली। अगर पहले ही अच्छे से जांच पड़ताल कर लेते एसपी साहब तो यूं हम जैसे शरीफ लोगों को मुसीबत ना उठानी पड़ती। तंजिया मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर उसने एसपी को चिढ़ाया। विनोद साहब, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी कि आप जैसे शरीफों की शराफत किस हद तक होती है। इसीलिए इस बहस को यहीं जाने दीजिए, एसपी ने ठंडे अंदाज में कहा। केस अभी बंद नहीं हुआ, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको फिर बुलाया जाएगा। एसपी की बात पर विनोद की मुस्कुराहट गहरी हो गई। जरूर एसपी साहब, पुलिस वाले जनता के बहुत कम काम आते हैं। हाँ, आपके बुलावे पर हम जरूर हाजिर हैं। जब ज़रूरत हो याद कीजिएगा। वो एसपी की बेबसी का मजा लेते हुए एक आंख दबा गया, जबकि उसकी बात सुनकर वकील मुश्किल से हंसी रोक रहा था। चलता हूँ। आंखों पर चश्मा लगाकर वो जितने शान और अकड़ से आया था उतने ही रौब से बाहर निकल गया। यही तो समाज का दस्तूर है। शरीफों की शराफत जानने के बावजूद कोई उन्हें आईना दिखाने की हिम्मत नहीं रखता। तुमने वादा किया था तुम हमें इनाम दोगे। हमने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे लिए ये काम किया है, अब हमें छोड़ दो, अजय गुस्से में चीखा। कुछ देर पहले ही उन्होंने यशवर्धन सिंघानिया के कहने पर रिकॉर्डिंग टेप तैयार की थी। यशवर्धन ने सिगरेट का गहरा कश लिया और मुस्कुराया। मैंने कहा था इनाम दूंगा, ये नहीं कि आज़ाद कर दूंगा। देवदत्त चिल्लाया। ये धोखा है। यशवर्धन ने हल्का व्यंग किया। खैर, इनाम तो तुम्हें मिलेगा। मेरी उम्मीद से बेहतर अदाकारी की या शायद जान बचाने के लालच ने यह करवा दिया। वैसे सच कहूँ तो अगर इस फील्ड को छोड़कर फिल्मों में जाओगे तो अच्छा नाम कमा सकते हो। क्यों सागर? उसने हंसते हुए सागर को देखा, जिसने हंसते हुए सर हिलाकर हामी भरी। हमें जाने दो, हम आगे भी तुम्हारे काम आ सकते हैं। अजय ने लालच देने की कोशिश की। यशवर्धन ने धुआं छोड़ते हुए कहा। जिंदगी में आगे जाकर काम आएगा ये सोचकर
पुरानी चीज़ें जमा करने की आदत नहीं मुझे। फिर उसने सागर से कहा, इन लोगों ने काम अच्छा किया है, इनाम के तौर पर इनका आज का खाना जबरदस्त होना चाहिए। खड़े होते हुए उसने सागर का कंधा थपथपाया। तुम ऐसा नहीं कर सकते यशवर्धन, हमें छोड़ दो। दोनों घबराहट में चिल्लाए। लेकिन उनके सामने बैठा इंसान जो मनोहर देसाई को मार सकता था, तो वो उनके लिए क्या चीज़ थे। यशवर्धन ने शांत स्वर में कहा, सजा और माफ़ी का फैसला मेरे हाथ में तब होता जब तुम लोग मेरे मुजरिम होते। ये मेरा केस नहीं अजय। मैंने तो बस अच्छे खाने के बदले तुम्हें ऑफर दी थी, जिसे तुमने स्वीकार कर लिया। अगर हम तुम्हारे मुजरिम नहीं तो फिर हमें अपने पास कैद क्यों रखा है? देवदत्त चिल्लाया। लेकिन यशवर्धन सुनकर भी अनसुना करते हुए वहां से निकल गया। खाना मिल जाएगा, कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो। देवदत्त के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए सागर ने वापस दोनों के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और खुद भी बाहर निकल गया। यशवर्धन कमरे से बाहर लॉन्ज में आया तो उसकी नज़र अनन्या, सौम्या और रानी पर पड़ी, जो सोफे पर बैठी थीं। सौम्या की पीठ उसकी तरफ थी। यशवर्धन ने माथे पर हाथ रखा। यकीनन फिर वो अपनी शादीनामा लेकर उसके दरबार में हाजिर हुई थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। रानी तो नहीं चौंकी, क्योंकि उसे यशवर्धन सिंघानिया और सौम्या की मोहब्बत की जानकारी थी। लेकिन उसके अंदाज पर अनन्या जरूर चौंकी। सुबह तक जो पागल भेड़िया बना किसी को भी नोचने को तैयार था, अपनी बहन के लिए मोम से भी ज्यादा नरम था। यश भाई, सौम्या ने उसके हाथ अपनी आंखों से हटाते हुए पुकारा। यशवर्धन गहरा सा मुस्कुराया। अनन्या को अपना दिल उसकी मुस्कुराहट में डूबता महसूस हुआ। उसने एक नज़र भी अनन्या को नहीं देखा था, लेकिन अनन्या ने उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस की थी। सौम्या खड़े होते हुए फौरन यशवर्धन के सीने से लिपट गई। इस अचानक हरकत पर यशवर्धन चौंका। सौम्या, उसने उसके सर पर हाथ रखते हुए पुकारा। लेकिन उसकी सिसकी सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। नज़र उठाकर उसने तुरंत अनन्या और रानी को देखा, जैसे उसे रुलाने की वजह वही दोनों हो। सौम्या, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने खुद से अलग करने की कोशिश करते हुए नरमी से पूछा। सर, सौम्या तान्या से मिली है, रानी ने छोटा सा जवाब दिया। यशवर्धन ने शिकायत से भरी नजरें भींचते हुए गुस्से में उसे घूरा। रानी फौरन नजरें झुका गई, जबकि अनन्या अब तक उसे देख रही थी। बहन के सामने आते ही उसके चेहरे पर मिठास आ जाती थी और उसके पीछे वो बिल्कुल सर्द और जालिम इंसान था। भाई, ऐसे जालिम लोग मर क्यों नहीं जाते? उसने रोते हुए पूछा। तानिया की हालत उसके दिमाग में अटक गई थी। यशवर्धन ने उसके बाल सहलाए। मरते हैं सौम्या, जल्दी तो नहीं पर बहुत बुरी मौत मरते हैं। अजय और देवदत्त को याद करते हुए उसने कहा। पीछे खड़ा सागर खामोशी से अपना सर झुकाए हुए था। तानिया बहुत छोटी है और बहुत मासूम भी। उसने चेहरा ऊपर उठाकर भरोसा चाहा। यशवर्धन को वो भी उस वक्त बेहद मासूम लगी। मैं जानता हूँ, उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। सागर भाई से कहिएगा उसे कभी मत छोड़ना, उसने यशवर्धन की तरफ उम्मीद से देखते हुए कहा। सागर ने आंखें बंद कर लीं। सौम्या ने जब यशवर्धन के पीछे देखा तो सागर आंखें नीचे खड़ा था। वो यशवर्धन के जवाब का इंतजार किए बिना सीधा सागर के पास आई। वो बहुत मासूम है, इस सब में उसका कोई कसूर नहीं, उसका साथ कभी मत छोड़ना। सागर ने आंखें खोलकर सौम्या को देखा पर खामोश रहा। क्या कहता? कहने को कुछ था ही कब। उसकी खामोशी देखकर सौम्या का दिल डूबा। उसके लिए ये सब इतनी जल्दी स्वीकार करना आसान कहाँ था। नहीं छोड़ूंगा, उसने अंत में कहा। उसने ये जवाब अपनी मर्जी से दिया था, यशवर्धन की तरफ देखे बिना। वादा करें? सौम्या ने हाथ आगे बढ़ाया। वादा। सागर ने मुस्कुराते हुए उसका नाजुक हाथ थाम लिया। मैं जानता था कि तुम परेशान हो जाओगी, इसीलिए नहीं मिलवा रहा था। यशवर्धन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब किया और अपने साथ सोफे पर बिठाया। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, वो फौरन बोली। लग रहा है, उसने तंज से कहा। सामने बैठी अनन्या ने आज यशवर्धन में कुछ बदलाव महसूस किया। वो उसे देखने से पूरी तरह परहेज कर रहा था। मैंने मना किया था ना सौम्या, बार बार यहाँ मत आया करो, और बिना बताए तो बिल्कुल भी नहीं, यशवर्धन ने याद दिलाते हुए सख्ती से कहा। मुझे जरूरी काम था, इसीलिए आई थी। सौम्या सीधा होकर मुस्कुराई। अब उसका अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। सौम्या की हरकत उसके लिए मुसीबत बन सकती थी। वो भाई, लड़के से मिलवाना था ना आपने? कुछ झिझकते हुए उसने अपने आने की वजह बताई। यशवर्धन उसे हैरान सा देखता रहा। सौम्या, भाई हूँ मैं, वो भी बड़ा, कुछ तो लिहाज करो।
यशवर्धन के कहने पर वो कुछ पल के लिए खामोश हो गई। अचानक ही शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया। अच्छा छोड़े, मैंने आपके रिश्ते की भी बात कर ली है और लड़की ने भी हाँ कर दी है। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उसने दूसरा पत्ता खोला। अनन्या जो संजीदगी से बैठी थी एकदम गड़बड़ा गई, जबकि यशवर्धन के माथे पर बल पड़े। सौम्या उसे शरारती नजरों से देख रही थी, जबकि यशवर्धन के साथ खड़ा सागर अनन्या के गड़बड़ाने से ही अंदाजा लगा चुका था कि लड़की कौन है। कौन सी लड़की सौम्या? इससे पहले अनन्या कुछ कहती सौम्या ने झट से अनन्या की तरफ इशारा करते हुए कहा। यशवर्धन हैरत से अनन्या को देखने लगा। जिसे कुछ समझ न आने पर अचानक यशवर्धन को देखते हुए चेहरा झुकाते हुए अपने हाथ चेहरे पर रख लिए। सारी निगाहें अनन्या पर जमी थीं, जबकि वो अपना चेहरा हाथों में छुपाए अपने होंठ बुरी तरह काट रही थी। मैं कल सुबह 11 बजे तुम्हें लेने आऊँगा, तैयार रहना, यशवर्धन ने फौरन टॉपिक बदलते हुए कहा। कहाँ जाना है? तुम्हारे होने वाले पति से मिलने। अभी चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। सौम्या की बात सुने बगैर वो सागर से गाड़ी की दूसरी चाबी लेता हुआ बाहर निकल गया। यशवर्धन के जाते ही अनन्या ने गुस्से से सौम्या को घूरा, जो जोर से शरारत से हंसती हुई बाहर निकल गई। तानिया कैसी है? सागर ने बैठते हुए पूछा। पहले से बेहतर है। रानी भी अनन्या के बराबर बैठते हुए थकावट से बोली। मैं उसे देखना चाहता हूँ। सागर की बात पर अनन्या और रानी ने उसे देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाते हुए कमरे की तरफ इशारा किया। सागर कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी। तानिया सो रही थी या दवाइयों के असर में बेहोश थी, पता नहीं। उसके सामने कुर्सी पर बैठी नर्स हल्की सी नींद में थी। आहट पर उसने आंखें पूरी खोल दी और सीधे बैठकर अपना अंदाज सीधा कर लिया। सागर बिस्तर के पास तानिया से कुछ दूरी पर बैठ गया। टीवी की स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली मशहूर तानिया और उसके सामने लेटी इस तानिया में जमीन आसमान का फर्क था। पहले वो हसीन, खूबसूरत और ताज़ा दम लड़की थी, और अब उसके सामने पीलापन, जख्मों और दर्द में लिपटा हुआ एक वजूद एक टूटी हुई मरीज लड़की का था। एक बार देखने वाला दोबारा न देखे। सागर ने उसका हाथ थामा और उसकी ठंडी हथेली पर अपनी गर्म हथेली रख दी। उसे इस लड़की से बेहद हमदर्दी थी। रात के 8 बजे का वक्त था। सागर गाड़ी चला रहा था। यशवर्धन गहरी सोच में डूबा तेजी से गुजरते रास्तों को देख रहा था। गाड़ी के आगे और पीछे यशवर्धन के गार्ड की गाड़ियां थीं। लगातार 20 मिनट के सफर के बाद गाड़ी एक झटके से रुकी। यशवर्धन ने नजर मोड़कर देखा, वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। यशवर्धन गाड़ी से उतरा, उसके साथ ही सागर और 2 गार्ड भी उतरे, जबकि 3 गार्ड आगे थे। बंगले के गेट पर खड़े गार्ड ने यशवर्धन सिंघानिया को देखा तो फौरन सीधा हो गया, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ सका। शायद वफादार और बहादुर था। रास्ता खाली करो, हमें अंदर जाना है, सागर ने आगे बढ़कर सख्त अंदाज में कहा। माफ़ी सर, हम इस तरह किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते, गार्ड ने डरते हुए भी हिम्मत से कहा। हम डॉक्टर आर्यन से मिलने आए हैं, यशवर्धन ने खुद आगे बढ़कर कहा। दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा। मैं पूछ लेता हूँ, यशवर्धन के चेहरे पर फैलती सख्ती देखकर गार्ड तुरंत अंदर भागा और इंटरकॉम पर बात करने लगा। कुछ देर के बाद वापस आया। रोकने के लिए माफ़ी सर, पर आपके गार्डों को बाहर ही रुकना पड़ेगा। यशवर्धन के इशारे पर सारे गार्ड्स बाहर ही रुक गए और सागर के साथ वो घर के अंदर दाखिल हो गया। दाखिली दरवाजे के अंदर एक छोटा सा बरामदा था, जिसमें 2 गाड़ियां खड़ी थीं, जिसके बाद एक खुद से तैयार किया गया खूबसूरत गार्डन था। मुख्य दरवाजे पर ही एक नौकरानी खड़ी थी। यशवर्धन सिंघानिया को देखते ही उसके चेहरे पर हैरत के भाव आए, जिन्हें छुपाते वो उन्हें लिए ड्राइंग रूम में आई। वो अक्सर इस इंसान की तस्वीरें न्यूज़पेपर या टीवी पर देखती आई थी। कभी उसे टीवी की स्क्रीन पर जितना खूबसूरत लगता था, असल में उससे कहीं ज़्यादा दिल फरेब और अपनी तरफ खींच लेने की ताकत रखता था। दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाकर वो बाहर आई और कुछ देर बाद खाने पीने से भरी एक ट्रे मेज पर रख दी। सर आर्यन फिलहाल घर पर नहीं है और मैडम बस कुछ देर में आ रही हैं, नौकरानी खबर देकर कमरे से निकल गई। टांग पर टांग जमाए वो अपना पाँव हिलाते हुए इंतजार की घड़ियां गिन रहा था। भला उसने कब किसी के लिए इंतजार किया था। थोड़ी देर के बाद ही एक सादी, सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत गिरे कलर की साड़ी पहने वो औरत ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। यशवर्धन खड़ा हो गया, जिसे देखकर सागर भी खड़ा हुआ। औरत चौंक गई। उसे मालूम नहीं था कि आए दिन खबरों में बने रहने वाला ये सिंघानिया उसके घर आया है, लेकिन वो जैसा भी था, जितना भी बदनाम था, इस वक्त उनकी दहलीज के अंदर था। बैठिए,
संजीदगी से कहकर वो खुद भी बैठ गई। यशवर्धन सिंघानिया भी बैठ गया, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन पर थे। सागर उसके बदलते रवैये पर हैरान था। यानी उसे बचपन में सिखाए गए सारे संस्कार याद थे, लेकिन वो उन पर अमल तभी करता था जब उसका दिल चाहता था। आप कुछ ले क्यों नहीं रहे? वो हल्का सा मुस्कुराई। आप मुझे जानती हैं? यशवर्धन पूछे बिना न रह सका, क्योंकि उससे जानने वालों की आंखों में या तो डर और खौफ होता था या नफरत और तिरस्कार, लेकिन इस वक्त तो उनकी आंखों में दोनों ही नहीं थे। तुम गुंडे हो, वो सुकून से बोली। यशवर्धन हैरान हुआ, फिर हल्का सा सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। आपके यहाँ आने का मकसद? वो असल बात पर आई। अभी यशवर्धन कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे में आर्यन की आवाज़ ने सबको अपनी तरफ खींचा। वो हैरत और परेशानी में डूबा खड़ा था। उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गई थीं। आओ आर्यन, तुमसे ही मिलने आया था। यशवर्धन भरपूर मुस्कुराया। उसकी ये मुस्कुराहट आर्यन को और भी डरा चुकी थी। उसके तो बहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी उसके घर तक पहुंच जाएगा, इससे पहले ही कि वो अपने फरार का कोई रास्ता तलाश करता। हम अस्पताल में बात कर सकते हैं। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? वो न चाहते हुए भी तंज कर गया, शायद इस उम्मीद पर कि यशवर्धन को बुरा लगे और वो यहाँ से चला जाए। यशवर्धन एक बार फिर मुस्कुराया, जबकि आर्यन की मां उनकी बातचीत सुनकर हैरान थी। तो क्या उनका बेटा गलत रास्ते पर चल पड़ा है? इसमें तकलीफ कैसी? अब तो आना जाना लगा रहेगा। यशवर्धन ने मोबाइल बजता देखकर उसे बंद किया और कंधे उचकाए। आप अभी जाएं यहाँ से। मैं आपके पास खुद ही आऊँगा। इस बार साफ इज्जत के साथ, साफ शब्दों में लपेटकर उसे निकलने को कहा। यशवर्धन ने संजीदगी से आर्यन की मां को देखा। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? और आप यहाँ किस बारे में बात करने आए हैं? आर्यन की मां का सब्र टूट गया और वो बोल पड़ी। दिल डर रहा था कि कहीं आर्यन गलत रास्ते पर न चला गया हो। मुझे यकीन था आर्यन ने आपको कुछ नहीं बताया होगा, इसीलिए मैं खुद आ गया। यशवर्धन एक नज़र आर्यन पर डालकर थोड़ा आगे झुकते हुए गंभीरता से बोला। डॉक्टर आर्यन मेरी बहन सौम्या सिंघानिया के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। डॉक्टर आर्यन मेरी बहन को बहुत अच्छे से पहले से ही जानते हैं। आर्यन के कानों पर जैसे बम फटा। वो झटके से सिर उठाकर यशवर्धन को देखने लगा। कुछ ऐसी ही हालत आर्यन की मां की भी थी। वो अविश्वास और गुस्से से आर्यन को घूरने लगी, लेकिन शायद रिश्ता रखने से पहले आर्यन को मालूम नहीं था कि वो मेरी बहन है, इसीलिए अब सब जानने के बाद आर्यन पीछे हटना चाहता है। यशवर्धन के शब्दों पर आर्यन के माथे पर बल पड़ गए। रिश्ता नहीं, एक झगड़ा था। अगर उसे मालूम होता कि वो यशवर्धन की बहन है तो कभी उसे नहीं उलझता। वो जानता था कि कीचड़ पर पत्थर मारने से अपना दामन ही गंदा होता है। यकीनन वो कुछ दिन पहले आर्यन को मारने ही आया था, लेकिन आर्यन को देखकर उसकी नीयत बदल गई होगी। आर्यन, उसकी माँ ने अविश्वास में उसे पुकारा। उनका बस नहीं चल रहा था कि आर्यन का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दें। वो यशवर्धन सिंघानिया की बहन है, इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं ना। वो तो बहुत मासूम है। आर्यन उससे शादी करना चाहता है, लेकिन आपसे डर रहा है। आर्यन के कुछ बोलने से पहले ही यशवर्धन फिर बोल उठा, जबकि पूरे मामले का मजा लेते हुए सागर मुस्कुराहट दबाते हुए ट्रे से एक मिठाई का पीस उठा चुका था, लेकिन आधा ही मुंह में गया था कि अचानक पड़े थप्पड़ की आवाज़ सुनकर उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया था। आर्यन ने मुंह पर हाथ रखा हुआ था और उसे थप्पड़ मारने वाली उसकी माँ थी। यही वजह थी ना रिश्ते से मना करने की। पहले क्यों नहीं बताया कि पहले से ये गुल खिला चुके हो? वो गुस्से से लाल पड़ती हुई चिल्लाई। मैं किसी सूरत तुम्हें मोहब्बत की शादी की इजाज़त नहीं दूंगी आर्यन, और इस सूरत में तो बिल्कुल भी नहीं जब तुम अपनी माँ को अनपढ़ समझकर बेवकूफ़ बनाते रहे। आर्यन ने एक शब्द भी जवाब में नहीं कहा, सिर्फ नज़रें झुकाकर खुद को बर्दाश्त करता रहा। और आप मिस्टर यशवर्धन, अपनी बहन को दूर रखें हमसे। हमारी तरफ से इस रिश्ते से साफ इनकार है। आर्यन किसी भी सूरत आपकी बहन से शादी नहीं करेगा। हमारी समाज में बहुत इज्जत है, इसे हम खुले आम अपने मुंह पर कालक नहीं लगवा सकते। वो सख्ती से कहकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। बर्दाश्त की हद से यशवर्धन का चेहरा लाल हो गया। गहरी सांसें लेते हुए उसने मुश्किल से खुद पर काबू पाया था और कुर्सी से उठकर आर्यन के सामने आकर खड़ा हुआ। यशवर्धन को सामने देखकर आर्यन भी खड़ा हो गया, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। सुन लिया आपने? मिल गया जवाब। हमारी तरफ से इनकार है। सख्ती से उंगली उठाकर वो यशवर्धन को बोला था।
यशवर्धन ने पहले उसकी उंगली को देखा, फिर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट होठों पर सजाई। कोई बात नहीं आर्यन, इस इनकार को इकरार में बदलना यशवर्धन सिंघानिया को अच्छे से आता है। उसकी उठी हुई उंगली को अपनी उंगली में उलझाते हुए यशवर्धन तंज से मुस्कुराया। मेरी माँ राजी नहीं है, आर्यन ने गुस्से से कहा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर साहब, जब पोता पोती हो जाएंगे तो दिलो जान से इस रिश्ते को कबूल कर लेंगी। उंगली नीचे करते हुए उसने सुकून से कहा। आर्यन उसकी बेहुदा बातों पर धक रह गया। तुम्हारी माँ और तुम्हें एक साथ देखकर आज बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी माँ को तुम और तुम्हें तुम्हारी माँ, दोनों बहुत प्यारे हैं। दोनों ही अपने प्यारों को मुश्किल में नहीं देख पाओगे, है ना? उसने आर्यन के कंधे पर थपकी दी। उस थपकी में छुपी धमकी आर्यन अच्छे से समझ गया था और इसीलिए होंठ भींचकर खामोश खड़ा रहा। कल मैं सौम्या को मिलवाने लाऊंगा। अपनी माँ को शादी से पहले मनाते हो या बाद में, या कैसे मनाते हो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। आर्यन ने गुस्से से हाँ में सर हिलाया। और हाँ, मैं शादी बहुत जल्दी चाहता हूँ। तैयारी करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, इंतजाम मैं देख लूँगा। सुबह अस्पताल में मुलाकात होगी। विनोद घर पहुँच गया है। वापसी पर सागर ने उसे खबर दी। मुझे मालूम है, वो आपसे मिलना चाहता है। सागर का कहना था कि जिस पर यशवर्धन ने पलटकर उसे गुस्से से घूरा। उसकी नालायकी की वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया और वो मिलने को कह रहा है। जिंदा छोड़ दिया, इसी बात पर शुक्र माने। कह दो उससे कि अब यशवर्धन सिंघानिया का उससे कोई रिश्ता नहीं, और अगर पुराने रिश्ते का जिक्र किसी से किया तो उसके पीछे उसका जिक्र करने वाला भी जिंदा नहीं रहेगा। सिगार सुलगाते हुए गुस्सा काबू में करने की कोशिश की। ओके सर, सागर ने खामोश रहना ही अपनी भलाई समझा। गाड़ी पोर्च के अंदर रुकी। सागर नीचे उतरा, लेकिन यशवर्धन के पीछे अंदर नहीं गया। उसे कुछ जरूरी सामान लेकर तहखाने में जाना था। यशवर्धन अंदर दाखिल हुआ तो खामोशी थी। कुछ देर सोफे पर बैठा आंखें मूंदकर पीछे टिक गया, फिर आंखें खोलते हुए नजर पूरे लॉन्ज में घुमाई। उसकी नजरें अनन्या को देखने की तलब कर रही थीं। सर झटकता हुआ वो किचन के रास्ते से घर के पिछले आंगन में आया। वहां अनन्या को टहलते देखकर उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। उसे कहाँ अंदाजा था कि इच्छाएं यूं पूरी हो जाती हैं। वो धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसके करीब पहुंचा और बराबर खड़ा हो गया। अनन्या, जो अपने ही ख्यालों में डूबी थी, अपने करीब किसी की मौजूदगी महसूस करते ही गहरी सांस ली। वो सिगरेट और परफ्यूम की मिली जुली खुशबू से पहचान चुकी थी कि कौन है। सौम्या ने कहा कि तुम मुझसे शादी के लिए राजी हो? करीब से उसके चेहरे को गौर से जांचते हुए पूछा। जख्मों के नीले निशान अब चेहरे पर हल्के पड़ चुके थे और पहले के मुकाबले में वो आज काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा और खूबसूरत लग रही थी। उसके सवाल पर अनन्या ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। वो इसी सवाल से बचना चाहती थी। वो जानती थी इस पल में भी वो नज़रों में सवाल समेटे उसे ही देख रहा था। अनन्या, यशवर्धन ने उसे पुकारा। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अनन्या को अजीब सी मिठास महसूस हुई। आंखें खोलते हुए उसने एक कदम की दूरी पर खड़े यशवर्धन को देखा, जो उसी को घूर रहा था। वो उसकी सीधी नाक को देखने लगा। ये इंसान बहुत अजीब था, कभी वहशी, कभी दरिंदा, कभी बेदर्द, कभी जालिम। लेकिन जो रूप उसने सौम्या के लिए उसका देखा था, उस पर अनन्या यकीन नहीं कर पाती थी। अचानक उसे हसरत हुई कि यशवर्धन सिंघानिया का वही नरम रूप उसके सामने भी हो, लेकिन फिर अपनी ही हसरत पर हल्की सी हंसी आ गई। वो यशवर्धन सिंघानिया के चौड़े सीने और मजबूत बाजुओं पर नजर डालने से खुद को रोक ना पाई। अनन्या, यशवर्धन ने फिर पुकारा। इस बार आवाज में नरमी थी। अनन्या ने बिना कुछ कहे उसे सवालिया नजरों से देखा। तुमने सौम्या को मुझसे शादी के लिए रजामंदी दी थी? अपनी झिझक पीछे छोड़कर उसने पूछा। जी, उसने नजरें फेरते हुए हल्के से इकरार किया। वो कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा और जब बोला तो अनन्या चौंक पड़ी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनन्या उसके सवाल पर हैरत से उसे देखने लगी। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, वो बोला। अनन्या की हैरान आंखों से नजर हटाकर वो हल्का सा मुस्कुराया। वो खामोशी से उसे देखती रही। तुम्हारी खामोशी को हाँ समझूं? उसने धीरे लेकिन ताकत से पूछा। लेकिन अगला पल यशवर्धन की सांसें थमा देने के लिए काफी था। जब अनन्या का सर हल्का सा झुक गया और हाँ कहते हुए उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं, यशवर्धन का दिल जोर से धड़का। उसने चाहा कि वो उसका झुका हुआ चेहरा उठाकर पूछे कि उसने हाँ क्यों कही। क्या वो यशवर्धन सिंघानिया की असलियत नहीं जानती थी? क्या वो खुद पर जुल्म करना भूल गई थी? लेकिन अचानक एक डर
यशवर्धन पर सवार हो गया। कहीं उसके सवाल पर इकरार इनकार में न बदल जाए। ठीक है, कल शाम को हमारी शादी होगी, ये कहकर वो मुड़ा और वहां से चला गया। अनन्या खामोश नजरों से उसे जाते देखती रही। दिल में चल रही हलचल अचानक शांत हो चुकी थी। अगर यशवर्धन उसका सच जान लेता तो क्या होता? यकीनन उसकी सजा मौत से भी बदतर होती। पर उसे सुकून था कि जब तक यशवर्धन हकीकत जानेगा वो बहुत आगे निकल चुकी होगी। आंखें बंद कर सौम्या, अगर जागती रही तो आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ जाएंगे। बेचैनी से करवटें बदलते हुए उसने खुद को झिड़का था। काश काश भाई कम से कम लड़के की एक तस्वीर ही दिखा देते। औंधे मुंह तकिए पर गिरते हुए उसने सोचा, बस भगवान करे वो बहुत हैंडसम हो, किसी शहजादे जैसा। शर्माकर उसने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। आंखें सुनहरी होनी चाहिए। एक और दुआ भगवान से चुपके से कर डाली। वो मनहूस डॉक्टर जैसा तो बिल्कुल ना हो, कमबख्त। उसे तो पत्नी के नाम पर चुड़ैल मिलनी चाहिए। डॉक्टर आर्यन का ख्याल आते ही उसका गला कड़वा हो गया। भाड़ में जाए वो पागल डॉक्टर, मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ। उसने अपना दिमाग झटका। अब मैं हर पाबंदी से आज़ाद हो जाऊंगी, उसने सोचते हुए सुकून से आंखें बंद कर लीं। वो बहुत खूबसूरत है, एक ऐसी खूबसूरती जैसे ढेर सारे रहस्यों का संदूक हो। लगता है उसके अंदर बहुत से राज दफन है जो यशवर्धन सिंघानिया को खोलने थे। कभी कभी वो मुझे अपनी नज़रों और मोहब्बत का फरेब लगती है। ऐसा लगता है उसकी तरफ बढ़ूंगा तो सब खत्म हो जाएगा, पर उसकी मौजूदगी मुझे सुकून देती है, एक अजीब सी ताजगी। जानता हूँ मोहब्बत तो फरेब का दूसरा नाम है, पर मेरा दिल और दिमाग दोनों मुझे उसी फरेब में खो जाने को उकसा रहे हैं। मैं उसके अंदर छिपे राज जानना चाहता हूँ। उसकी पर्सनालिटी के भेद खोलने की तलब बढ़ती ही जा रही है। कुछ ही दिनों में एक आम नहीं बल्कि खास लड़की यशवर्धन सिंघानिया को सिर्फ नज़रों से हरा चुकी है। ऐसी लड़की आम नहीं हो सकती। अपने माँ बाप की तस्वीर थामे वो अपनी हार का ऐलान कर रहा था। बेहद होशियार और चालाक वो इंसान सारी हकीकत जानते हुए भी अपनी आंखें बंद कर चुका था। कल वो लड़की मेरी हो जाएगी, मेरी पत्नी की हैसियत से, कहते हुए उसने गहरी सांस हवा के हवाले की और आगे बोला, सौम्या की शादी मैं डॉक्टर आर्यन से कर रहा हूँ। बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। मुझे यकीन है वो यशवर्धन सिंघानिया से दूर होकर बहुत खुश रहेगी। डूबते दिल से कहते हुए यशवर्धन ने अपने हाथ में मौजूद माँ बाप की तस्वीर साइड टेबल की दराज में रख दी और बेड पर लेट गया। थोड़ी देर पहले खाई गई नींद की गोली धीरे धीरे अपना असर दिखा चुकी थी और वो नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह सौम्या यशवर्धन के साथ घर से निकली ताकि अपने होने वाले दूल्हे से मिल सके, लेकिन गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने नासमझी से यशवर्धन को देखा जो उसे उतरने का इशारा कर रहा था। हम यहाँ क्यों आए हैं? सौम्या ने बिगड़े भाव से पूछा। इतने अच्छे मूड में वो हरगिज उस खराब डॉक्टर की शक्ल देखना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर में पता चल जाएगा, यशवर्धन ने संजीदगी से कहा और भीतर बढ़ गया। न चाहते हुए भी सौम्या को उसके साथ कदम मिलाने पड़े, पर जैसे उसने देखा कि यशवर्धन डॉक्टर आर्यन के केबिन की तरफ जा रहा है, उसके कदम जैसे पत्थर हो गए। वो आंखें फैलाकर उसे देखने लगी। सौम्या, यशवर्धन ने पलटकर उसे आवाज लगाई और अंदर चलने का इशारा किया, लेकिन वो होंठ भींचकर ना में सिर हिलाने लगी। जिद मत करो सौम्या, फौरन अंदर चलो। यशवर्धन की बात पर वो सब्र का घूंट पीकर मुट्ठी भींचती उसके साथ डॉक्टर आर्यन के ऑफिस में दाखिल हुई। सामने डॉक्टर आर्यन सर दोनों हाथों में थामे झुका बैठा था। आहट पर उसने सिर उठाया और उसे देखते ही उसकी मुट्ठियां कस गईं। वो इंसान नहीं बल्कि शैतान था और सामने खड़ा था। कुछ बीमार लग रहे हो डॉक्टर आर्यन, सब ठीक है? यशवर्धन ने उसके सामने बैठते हुए नरमी से पूछा। आर्यन का बस नहीं चल रहा था कि वो यशवर्धन का सिर दीवार पर दे मारे। मैं बीमार नहीं हूँ, पर कुछ लोग मुझ पर इस तरह सवार हुए हैं कि दिल करता है सब कुछ खत्म कर दूं। कहते हुए उसने गुस्से से यशवर्धन के पीछे खड़ी सौम्या को देखा, जो गुस्से, झुंझलाहट और बेहद शर्मिंदगी के मिले जुले एहसास से लाल होती दांत भींचे खड़ी थी। अपने सामने डॉक्टर आर्यन को देखकर उसका दिमाग बुरी तरह खटक गया था। भला डॉक्टर आर्यन का ऑफिस कोई होटल तो नहीं था ना, जहाँ किसी से मिलवाया जाता। डॉक्टर आर्यन खुद दूल्हा था। इससे ज़्यादा सौम्या की सोच ने उसका साथ नहीं दिया। इतना भयानक सपना वो खुली आंखों से नहीं देख सकती थी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आर्यन भी बर्दाश्त की आखिरी मंजिल पर था। भाई,
यहाँ आने की बजाय सौम्या डॉक्टर आर्यन को पूरी तरह नज़रअंदाज करते यशवर्धन से पूछने लगी तो आर्यन उसकी अदाकारी पर तिलमिला उठा। दोनों बहन भाई एक से बढ़कर एक थे। एक जबरदस्ती शादी करवा रहा था और दूसरे को पता ही नहीं था। यही आर्यन लड़का है, इसी से मिलवाने लाया हूँ। यशवर्धन के कहते ही सौम्या गुस्से से फट पड़ी। सीरियसली भाई, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं इस 2 नंबर डॉक्टर से शादी करूंगी? हरगिज नहीं। वो अभी कुछ और भी बोलने वाली थी कि यशवर्धन ने उसे घूर कर टोका। आप कुछ भी बोलें भाई, मैं इस चपरासी शक्ल वाले इंसान से हरगिज शादी नहीं करूंगी। वो गुस्से से चीखी, जबकि यशवर्धन उसकी बदतमीजी पर गुस्से से उसे घूरने लगा। लेकिन डॉक्टर आर्यन का सब्र भी अब टूट चुका था। दोनों बहन भाई हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ गए थे। ओए काली बिल्ली, तुम्हें तो मेरा आभारी होना चाहिए, वरना तुम्हारी जैसी शक्ल और हरकतें हों तो चपरासी से ही अपनी खैर मनानी पड़ेगी। डॉक्टर आर्यन की बात सुनकर सौम्या का मुंह सदमे से खुल गया। वो उसे काली बिल्ली कह रहा था। और मिस्टर यशवर्धन, मानता हूँ आपकी पावर बहुत है, पर खुद पर कुछ तो एहसान करो। एक पढ़े लिखे सुलझे हुए डॉक्टर की शादी जबरदस्ती अपनी जंगली बहन से कराकर क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने जो इतनी बड़ी सजा? उसकी बात पर यशवर्धन ने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। अगर मेरे बारे में एक गलत शब्द भी और कहा तो मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी। तुम्हारी 7 नस्लें भी याद रखेंगी कि सौम्या सिंघानिया किसका नाम है। टेबल पर हाथ मारते हुए सौम्या इतनी जोर से चिल्लाई कि एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। और उन नस्लों की जड़ तुम ही होगी, सौम्या सिंघानिया, है ना? आर्यन ने बेहद बेबाकी से पूछा तो सौम्या का चेहरा लाल पड़ने लगा। गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया था। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो एकदम गुस्से के मारे खत्ते से ही उखड़ गई थी। ओए मैडम, अपने भाई को बोलो, ये शुभ विचार तुम्हारे भाई के हैं, मेरे नहीं। सौम्या की बात के जवाब में डॉक्टर आर्यन बोला तो सौम्या आंखें जोर से नीचे यशवर्धन की तरफ मुड़ी, जो उन दोनों की लड़ाई से बेपरवाह खिड़की से बाहर आसमान को ताक रहा था। ये 2 नंबर डॉक्टर क्या बकवास कर रहा है भाई? सौम्या कड़वे शब्दों में पूछने लगी। जब तमीज के दायरे में आ जाओ तभी मुझे बुलाना। यशवर्धन के कहने पर सौम्या तो रो देने को हुई। आप इस डॉक्टर की बदतमीजी नहीं देख रहे? क्या बकवास कर रहा है? मैं इस 2 टके के 2 नंबर डॉक्टर से हरगिज शादी नहीं करूंगी। वो एकदम से फैसले भरे अंदाज में बोली थी। तो आर्यन सुकून से मुस्कुराया। अगर वाकई तुम खानदानी और एक जवान की लड़की हो तो अपनी बात पर डटी रहना। अपनी बात को पूरा करना। मुझ जैसे 2 नंबर डॉक्टर से हरगिज शादी मत करना। डॉक्टर आर्यन ने उसे और उकसाया। हाँ, वो वहाँ बैठे यशवर्धन को बिल्कुल भूल चुका था। अपनी जुबान कंट्रोल में रखो। यशवर्धन टेबल पर हाथ मारते खड़ा हुआ। इतनी देर से उनकी चढ़ चढ़ सुनते सुनते उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, जबकि डॉक्टर आर्यन अब पूरी तरह सुकून में था। यशवर्धन की अपनी बहन ही राजी नहीं थी तो भला ये शादी कैसे होती? 2-3 दिन के अंदर अंदर ये शादी होगी। यशवर्धन ने मानो अब तक कही हर बात को अनसुना करते हुए अपना फैसला सुनाया। मैं नहीं करूंगी भाई, सौम्या ने भारी शब्दों में कहा। मैंने आज तक तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं की है सौम्या। अगर अब भी चाहती हो कि मेरे लिए खास और अहम रहो तो और बहस नहीं करोगी, समझी? उसे अपने साथ बाहर ले जाते हुए यशवर्धन ने साफ शब्दों में कहा। इस बार सौम्या बेबसी से रोने लगी। मैं उसे जाली डॉक्टर से शादी का ख्याल भी नहीं कर सकती। गाड़ी स्टार्ट होते ही सौम्या ने गुस्से से अपना रुख यशवर्धन की तरफ मोड़ा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जीवन साथी का चुनाव मेरा होगा और तुमने रजामंदी भी जाहिर की थी। यशवर्धन ने दांत भींचते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। ये रजामंदी उस वक्त थी जब मुझे आपके इरादों की खबर नहीं थी। और अब क्या बदल गया? यशवर्धन ने एक ठंडी नज़र सौम्या पर डाली। अभी ये कि आप मुझ पर ऐसा जुल्म नहीं कर सकते, वो बेबसी से बोली। जुल्म तो तुम पर नहीं बल्कि उस बेचारे पर हो रहा है। तुम्हारी हठधर्मी देखकर मैं डॉक्टर आर्यन की किस्मत पर मातम कर रहा हूँ, यशवर्धन गुस्से से बोला। वो इस बार सौम्या की बेकार की जिद के सामने झुक नहीं सकता था। तो फिर उसी पर तरस खाएं और ये शादी फौरन ख़त्म कर दें। उसने खुद को शांत करते हुए नरम अंदाज अपनाने की कोशिश की। इसी हफ्ते ये रिश्ता तय होगा सौम्या, और अब मैं कोई और बहस सुनना नहीं चाहता। उसने सख्ती से उसे रोक दिया। क्या मैं अब आपके लिए बोझ बन चुकी हूँ? उसने सहानुभूति का कार्ड खेला। याद रखो, शादी की रट तुमने लगाई थी, उसने उसे जताया। तो क्या ये ख्वाहिश की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? ठीक है,
मैं वापस पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। इस बार रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल करूँगी, पर आप ये रिश्ता ख़त्म कर दें। उसने यशवर्धन को ऐसे बहलाने की कोशिश की जैसे कोई बच्चे को लॉलीपॉप का लालच दे। लेकिन अब मुझे तुम्हें पढ़ाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है सौम्या। यशवर्धन ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। मैं सच कह रही हूँ भाई, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, वो पूरी ताकत से चीखी। सौम्या सिंघानिया इतनी हिम्मत हारने वाली नहीं है, मैं ये जानता हूँ, उसने आराम से कहा। सौम्या ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वो दिल नहीं रखती। मैं नहीं मरूंगी, मैं तो उस डॉक्टर को ही ख़त्म कर दूंगी जिसकी वजह से ये सारा झंझट खड़ा हुआ है। तेज तेज सांसें लेते हुए वो यशवर्धन को धमकी देने लगी। हालांकि वो ये भी जानती थी कि उसकी बातें खोखली हैं। मैं तुम्हारी इस बहादुरी के इंतजार में रहूंगा सौम्या। फ्लैट के पास पार्किंग एरिया में गाड़ी रोककर उसने अपनी तरफ से एक बटन दबाकर सौम्या की तरफ का दरवाज़ा खोला था। इशारा साफ था, उतर जाओ। ये सरासर नाइंसाफ़ी है भाई। आप देखें अब मैं क्या करती हूँ। मैं आपकी अनन्या से शादी नहीं होने दूंगी और उस डॉक्टर की तो आंखें निकाल कर हाथ भी तोड़ दूंगी और उसे कहीं फेंक आऊंगी कि वो आपको नज़र भी ना आए। वो बहुत तेज़ी से चिल्लाती रही, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही यशवर्धन की गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। सौम्या को वहीं छोड़कर वो बिगड़े मूड के साथ घर में दाखिल हुआ। सागर दरवाजे के पास खड़ा था। सर, शादी की सारी तैयारियां पूरी हैं। सागर की आवाज़ पर वो चौंका। कुछ देर पहले ही तो सौम्या ने उसे धमकियां दी थी। अनन्या तैयार है? आगे बढ़ते हुए उसने संजीदगी से पूछा। बिल्कुल सर, सागर ने होंठ भींच लिए। अनन्या से अचानक शादी का फैसला उसे किसी भी तरह सही नहीं लग रहा था। वो अनन्या के बारे में कोई भी खुफिया जानकारी नहीं निकाल पाया था, लेकिन इतनी जल्दी ये कदम उठाना उसे जल्दबाजी लगी। उसे यशवर्धन की अक्ल पर भी हैरत थी कि वो इतना खतरनाक कदम क्यों उठा रहा है। यशवर्धन कमरे में आया, शर्ट उतारकर बिस्तर पर फेंकी और आरामदायक कुर्सी पर गिरने के अंदाज में लेट गया। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि उसने सौम्या की शादी में देर कर दी है। अगर और वक्त बर्बाद हुआ तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। अब जल्द से जल्द सौम्या की शादी करनी थी, क्योंकि आर्यन को देखकर वो ये तो अंदाज़ा लगा चुका था कि वो सौम्या को दिमागी या जिस्मानी तकलीफ दिए बगैर काबू कर लेगा। जिस इंसान ने माँ का थप्पड़ भी बिना किसी रिएक्शन के खा लिया हो, उसकी परवरिश यकीनन बहुत अच्छी थी। और सौम्या की हद से ज़्यादा जिद का जिम्मेदार वो खुद को समझता था। हराम की कमाई से पाली गई बेटी से वो संस्कारों की उम्मीद कैसे रख सकता था। लेकिन जब वो आर्यन की जायज़ कमाई खाएगी तो धीरे धीरे उसमें खुद ब खुद बदलाव आएगा। वो फिक्रमंद था, लेकिन कहीं ना कहीं सुकून से भी। उसका दिमाग घूमकर अनन्या की तरफ गया। उसके होंठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट आई। अनन्या अगर आग का दरिया थी तो वो उसमें कूदने का फैसला कर चुका था। ये खेल जितना खतरनाक होगा, खेलने का मजा उतना ही ज़्यादा आएगा। यशवर्धन सिंघानिया, उसने आंखें बंद करके खुद से कहा। बेवकूफ़ है अनन्या, अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम इस रिश्ते से मुझे बांध कर कैद कर लोगी तो तुम्हारा ये प्लान सिर्फ तुम्हारी सोच तक सीमित है। यशवर्धन ने गहरी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलीं। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि मैं धोखे का कोई मौका देता ही नहीं। मुस्कुराते हुए उसने दोबारा आंखें खोलीं। तुम मेरी बेचैनी पढ़ सकती हो, अपनी खूबसूरती से मुझे इम्प्रेस कर सकती हो, लेकिन मेरा भरोसा नहीं जीत सकती। अगर तुम किसी खुफिया प्लान का हिस्सा हो तो तुम्हें जल्दी ही अंदाजा हो जाएगा कि दर्दनाक हार किसे कहते हैं। कलाई से घड़ी उतारकर मेज पर रखते हुए वो खड़ा हो गया। अपने दिल में उठती बेचैनी को दबाते हुए वो अलमारी से कपड़े निकालने लगा। तभी उसे सौम्या की धमकी याद आई। मेरी बहादुर छोटी सी बहन, उसने सिर झटकते हुए मुस्कुराया। उसे इनवाइट करूं या नहीं ना करूं, उसकी धमकी याद करके उसने शरारत से सोचा कि जब उसे अनन्या से शादी की खबर मिलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। रहने दो, फिलहाल एक सदमा ही काफ़ी है। उसने खुद ही फैसला बदल लिया और बाथरूम में चला गया। सफ़ेद कुर्ते पजामे में गीले बालों को झटका देते वो नीचे आया। लॉन्ज में सब मौजूद थे। अनन्या की निगाहें उसकी मर्दाना खूबसूरती पर टिक गईं। आमतौर पर उसे लंबे बालों वाले मर्द पसंद नहीं आते थे, लेकिन यशवर्धन के लंबे बाल उसे अच्छे लगे। दिल ने गवाही दी कि ये उस पर जचते हैं। यशवर्धन की नज़रें उस पर पड़ी तो उसके कदम रुक गए। वो खामोश और गुमसुम सी बस उसी को देखे जा रही थी। उसने पहली बार यशवर्धन को कुर्ते पाजामे में देखा था।
अनन्या ने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली। यशवर्धन ने उसे गहरी ठहरी हुई नजरों से देखा। उसे हल्का सा तैयार किया गया था और इस रूप में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। शादी में कोई शामिल नहीं था, सिर्फ रानी, सागर और यशवर्धन के कुछ भरोसेमंद गार्ड के अलावा, क्योंकि वो इस शादी को फिलहाल गुप्त रखना चाहता था। मंडप में बैठने से पहले यशवर्धन ने कुछ पेपर अनन्या की ओर बढ़ाए। हैरत से देखते हुए अनन्या ने कागज थाम लिए। उसकी नजरें उन लाइनों पर फिसल रही थीं। मैं गलत माल, ड्रग्स बेचने वाला स्मगलर हूँ। कॉलेज, क्लब और हर जगह जो माल पहुँचता है वो सब मेरी तरफ से जाता है। तो तुम मुझे नशे का डीलर कह सकती हो। ये छत मेरी माँ की है, इसलिए इसे जायज कह सकती हो, वरना घर की हर चीज़ हराम माल से खरीदी गई है। अगर ये सोचकर शादी कर रही हो कि मेरी नफरत को मोहब्बत में बदल दोगी, तो ये बेवकूफ़ी मत करना, जिंदगी भर पछताओगी। और अगर तुम किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो तो पैदा होने पर रोगी, तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। सीधी बात। यशवर्धन सिंघानिया से शादी को एक लगातार कैद समझकर यहाँ साइन करो। सिगरेट होंठों में दबाते हुए वो अनन्या का चेहरा गौर से देख रहा था। यशवर्धन द्वारा दी गई जानकारी कम और ये धमकी ज़्यादा लग रही थी। अनन्या ने कागजों से नज़र उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में बिल्कुल भी नरमी नहीं थी। वो उसे साफ तौर पर अंजाम से आगाह कर रहा था। अगर कोई राज है जो तुम्हें बताना चाहिए तो अभी बता दो। गलती स्वीकार करने पर छूट मिल जाएगी, लेकिन मेरे नाम के साथ जुड़ने के बाद। उसने बात अधूरी छोड़ी और हल्के से मुस्कुराया। बाकी मतलब अनन्या समझ गई थी। अनन्या के चेहरे पर जो परेशानी थी उसे देखकर सागर ने मन में दुआ की कि वो शादी से इनकार कर दे। रानी खामोशी से सब देख रही थी। अनन्या ने बिना कुछ कहे कागज उठा लिए। वो कागज पकड़े काफी देर तक पेन की नोक पर नजर टिकाए बैठी रही। अनन्या, रानी ने धीरे से उसका बाजू दबाया, पर वो पत्थर बनी रही। उसके दिमाग में भयानक उलझन चल रही थी। यशवर्धन की निगाहें उसी पर थीं। आज पहली बार उसके चेहरे के हाव भाव साफ हुए थे, मानो वो अपने ही फैसले से बगावत कर रही हो। अचानक अनन्या ने आंखें बंद की, एक गहरा सांस लिया। उसकी बेचैनी यशवर्धन के दिल को भी बेचैन कर गई, लेकिन अगले ही पल उसने आंखें खोलकर साइन कर दिए। यशवर्धन का दिल सुकून से भर गया, लेकिन दिमाग और उलझ गया। कुछ ही देर में शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद सागर और रानी ने बधाई दी। अनन्या नजरें झुकाए बैठी हुई थी कि अचानक यशवर्धन को कॉल आया। वो बिना अनन्या पर एक नज़र डाले बाहर चला गया। यशवर्धन रात के 10 बजे लौटा था। घर खाली देखकर उसे समझ आया कि सागर भी बाहर होगा। वो सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गया। दरवाज़ा बंद करते ही उसे अजीब एहसास हुआ, मानो कमरे में कोई और भी हो। उसने पलटकर देखा, सामने सोफे पर अनन्या सीधी बैठी उसे देख रही थी। यशवर्धन को देखते ही वो खड़ी हुई, पर मुस्कुरा न सकी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके माथे पर बल पड़े। आपकी बात का मतलब? अनन्या ने अनजान बनकर पूछा। मैंने कोई पहेली नहीं बुझाई। मेरे कमरे में किसकी इजाज़त से आई हो? उसने भौं उठाई। आज ही तो आपने मुझे ये हक दिया है, वो नाराज़गी से बोली। उसके बदलते तेवरों पर यशवर्धन का मूड और बिगड़ा, मगर अगले ही पल वो मुस्कुराया। वो उसे उसके हक की असलियत समझा रही थी। अनन्या को उसकी मुस्कुराहट चुभी। किसने कहा कि मैंने तुम्हें कोई हक दे दिए? वो उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। हमने शादी की है, अनन्या ने उसे याद दिलाया। और ये शादी आज़ादी नहीं, कैद है। तुम्हें हक दिए नहीं गए, सारे हक छीने गए हैं। उसने ताना मारते हुए उसकी आंखों में देखा। अनन्या कुछ देर उसे अजीब नज़रों से देखती रही, फिर उसके सामने से हटकर बिस्तर की तरफ बढ़ी। तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? उसका रास्ता रोककर यशवर्धन उसके बेहद करीब आ गया। अनन्या ने चेहरा झुका लिया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ठोड़ी के नीचे उंगली रखकर उसने उसका चेहरा ऊपर किया। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ अचानक सिर्फ बहशत उतर आई थी। अगर मैं कहूँ कि मोहब्बत हो गई थी तो? वो सादा अंदाज में बोली। यशवर्धन के होंठ मुस्कुराए। तुम्हारी आंखें तुम्हारे झूठ की गवाही दे रही हैं। उसकी पलकों को धीमे से छूकर उसके गालों की लाली देखने लगा। जब आपको मेरे जवाब पर यकीन ही नहीं तो सवाल क्यों किया? अनन्या ने उसका हाथ धीरे से अपने गाल से हटाया था। तुमने जवाब दिया ही कब? तुमने सवाल के बदले सवाल पूछा। अनन्या के कान में लटके झुमके को छेड़ते हुए वो एकदम बिल्कुल अलग यशवर्धन सिंघानिया लग रहा था। उसका नरम अंदाज अनन्या को डरा रहा था। और अगर यही जवाब हुआ तो आप यकीन कर लेंगे? वो फिर सवाल पूछने लगी। तुम कोई जवाब दे ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पास सच है ही नहीं। वो हंसा। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, वो अचानक कह गई।
यशवर्धन जो कुछ कहने लगा था उसने अपने शब्द रोक लिए। यशवर्धन ने उसे गौर से देखा। वो आंखें बंद किए खड़ी थी। आंखें बंद मत करो, मैं तुम्हारी आंखों की गवाही के बिना भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए वो अनन्या को लाजवाब कर गया। अनन्या ने आंखें खोली और संजीदगी से उसे देखने लगी। तुम्हारी ये चालाकियां तुम पर भारी पड़ रही हैं। यशवर्धन सिंघानिया को काबू करने के चक्कर में तुम खुद जकड़ी जा चुकी हो। अब अपनी ये सारी डायलॉगबाजी बंद करो। उसका मजाक उड़ाते हुए वो उसके सामने से हटकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। हमारी शादी हुई है, लेकिन मैं अभी तक तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं माना हूँ। यशवर्धन सिंघानिया की जिंदगी में दाखिल होना इतना आसान नहीं है जितना तुमने सोचा है। आइंदा मेरे कमरे में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेना जरूरी है। अनन्या को देखे बिना उसने उसे हकीकत की दुनिया में पटक दिया था। अगले ही पल दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर यशवर्धन ने पीछे मुड़कर देखा। अनन्या जा चुकी थी। सर झटकते हुए वो बिस्तर पर लेट गया। उनकी शादी को 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन इस बंधन के बावजूद अनन्या की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। यशवर्धन लगातार अपने बिगड़े हुए कारोबारी मामलों को संभालने में बिजी था। लॉन्ज में सागर एक अहम दस्तावेज पर रानी से बात कर रहा था। सामने एक फाइल खुली पड़ी थी। सागर भी कुछ परेशानी में था। रानी के चेहरे से भी परेशानी जाहिर हो रही थी, जबकि अनन्या हमेशा की तरह एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसे मालूम नहीं था कि दोनों किस मामले पर बात कर रहे हैं। वो अभी उसी में उलझे हुए थे कि तानिया के कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वो तीनों तेजी से अंदर की ओर भागे। तानिया को होश आए 3-4 दिन हो चुके थे, लेकिन वो खामोश थी। किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, जैसे किसी गहरे सदमे के असर में हो। नर्स उसे जबरदस्ती सूप या जूस पिला रही थी, पर हालत में कोई सुधार नहीं था। छोड़ दो मुझे। आधी बेहोशी में ही तकिए पर सर पटकती वो लगातार चिल्ला रही थी। एक नर्स के बस में नहीं था कि वो उसे संभाल पाती। सुकून का इंजेक्शन हाथ से नीचे गिर चुका था। इंजेक्शन मत लगाना उसे, सागर ने सख्ती से हुक्म दिया। लेकिन ये जरूरी है, नर्स ने घबराकर कहा। सागर ने नर्स को नज़रअंदाज किया, रानी और अनन्या को पीछे रहने का इशारा किया और तानिया की तरफ बढ़ा। उसने तानिया के झटके खाते वजूद को कंधों से थामकर जबरदस्ती उठाकर बिठाया। तानिया, वो इस कदर बुलंद आवाज में चीखा कि तानिया का पूरा वजूद खामोश हो गया और वहीं दूसरी तरफ अनन्या और रानी भी कानों पर हाथ रख गईं। देखिए, ऐसा मत कीजिए, इनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। नर्स आगे बढ़कर परेशानी से बोली, जबकि अब तानिया होश में आ चुकी थी और सहमी हुई नज़रों से सागर को देख रही थी। वो सागर का चेहरा पहचानती थी। वो कुछ दिनों से 4 चेहरे होश में आते देखते आ रही थी। उसे एक चेहरा और भी याद था, जिसने उस गुंडे से बचाया था और फिर उसे जान से मार भी दिया था। लेकिन उस सब में उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसकी ज़िंदगी तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। प्लीज़ आप सब कमरे से बाहर जाइए, नर्स ने एक बार फिर परेशानी से उन सबको बाहर जाने के लिए कहा। चुपचाप पीछे खड़ी रहो, सागर ने नर्स को घूरते हुए सख्ती से कहा। तानिया की डरी हुई नज़रें अब भी उसी पर जमी थीं। वो खौफजदा सी सागर को देख रही थी, जैसे सांस भी रोक ली हो कि उसकी हल्की सी हरकत पर भी सागर उसे मार देगा। सागर ने तानिया को देखा जो उसे ही तक रही थी और अगले ही पल उसे बिस्तर से उतार कर जबरदस्ती अपने सामने खड़ा किया। जूस पर जिंदा रहने वाली तानिया में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सागर के सामने खड़ी रह पाती। अगर सागर उसे छोड़ देता तो वो यकीनन नीचे गिर जाती। सागर, ये क्या कर रहे हो? अनन्या जो आगे बढ़ने लगी थी, एकदम सागर के रोकने पर रुक गई। मेरे मामले में दखलंदाजी मत करो, सागर ने उसे तुरंत टोक दिया। उन तीनों को कमरे में छोड़कर तानिया को साथ लिए बाहर निकला। तानिया को बाजू से पकड़े वो जबरदस्ती अपने साथ घसीट रहा था, जबकि वो कदम रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। अनन्या, रानी और नर्स परेशानी से उसके पीछे आए थे, लेकिन रोक नहीं पाए। वो तानिया को लिए उस कमरे में गया जहाँ से तहखाने का रास्ता था और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तहखाने की सीढ़ियाँ उतरते तानिया शिद्दत से रो रही थी। वो उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश में दीवानों की तरह सागर के सीने पर हाथ मार रही थी। सागर ने बाजू से थाम कर उसे कुर्सी पर जबरदस्ती बिठाया। तानिया ने डर से सामने नजर उठाई तो उसका पूरा वजूद पत्थर बन गया। वहां उसके पुराने मुजरिमों को जंजीरों से जकड़ा हुआ था। तभी माहौल में खौफनाक सनसनाहट की आवाज़ गूंजी और दोनों कैदियों की दर्दनाक चीखें तेज हुई थीं।
कांपती पलकों को तानिया ने जोर से बंद किया। वो अचानक झटके से खुल गईं। सागर के हाथ में एक लचकदार चमड़े का पट्टा था जो उन दोनों की नंगी पीठ पर पड़ा था और उनकी खाल को उधेड़ गया था। उसकी नजरें हैरत से फैली और फिर साकित हो गईं जब लगातार पट्टे उनकी कमर पर पड़ते रहे। अब उनकी पीठ से खून रिसने लगा था। इस दौरान तानिया ने एक बार भी पलक नहीं झपकी थी। सागर वहीं पट्टा लिए तानिया की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में हरकत हुई। वो सागर को देखने लगी। सागर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें वो पट्टा था। मैं चाहता हूँ कि तुम इनके वजूद को लहूलुहान कर दो। उसके करीब झुकते हुए वो ठंडे शब्दों में बोला। तो वो नाव में सर हिलाने लगी और रोने लगी। तुम्हें यही यकीन था ना कि तुम्हारे पापा ही इनके टुकड़े टुकड़े करेंगे? अगर तुम इस जगह ये यकीन रखती कि तुम खुद इनके टुकड़े कर दोगी तो आज तुम्हारी हालत कुछ और होती। वो गुस्से से ठंडे अंदाज में बोला। तानिया ने उसकी आंखों में देखा। एक बार फिर ठहर गई। सागर ने झटके से उसे खड़ा कर दिया और अपने साथ खींचा। वो उसके साथ खींचते हुए चली गई और उन दोनों कैदियों की पीठ के पीछे खड़ी हो गई। सागर ने उसके हाथ में वो चमड़े का पट्टा दिया और खुद पीछे हट गया। पट्टा पकड़कर उसका हाथ बुरी तरह कांपने लगा। तानिया, इन्हें मारो, गुस्से से बोला। उसकी बात पर वो बुरी तरह कांपने लगी। मैंने कहा मारो इन्हें। अब वो दहाड़ा। अगले ही पल उसकी दहाड़ से डरकर आंखें मीचते उसने पूरी ताकत से पट्टा उसकी पीठ पर दे मारा। उनकी चीखों के साथ तानिया ने आंखें खोली तो देखा कि जहां उसने पट्टा मारा था वहां से खून रिसना शुरू हो गया था। उन्होंने भी तो उसे नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू गिरा। साथ ही उसका हाथ बिना रुके उनकी पीठ पर बरसने लगा। मारते मारते जब उसका हाथ थक गया तो उसके हाथ से चमड़े का पट्टा खुद ही गिर गया। वो दोनों गंदे वजूद दर्द की शिद्दत से पहले ही बेहोश हो चुके थे। उनके खूनी वजूद को देखकर वो दर्द से मुस्कुराई और फिर अगले ही पल जोर जोर से रोने लगी। तकलीफ की वजह से वो कुछ ही पलों के बाद बेहोश हो गई। उसके गिरने से पहले ही सागर ने उसे संभाल लिया। सागर, आवाज की तरफ सागर ने देखा तो रानी खड़ी हैरत से सब देख रही थी। शायद वो तानिया को पट्टे बरसाते देख चुकी थी। अब इसको ठीक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, उसने तानिया के बेहोश वजूद को देखते हुए कहा। सागर उसे गोद में उठाकर कमरे से निकला। इनके जिस्म पर मरहम पट्टी करो रानी, क्योंकि इन्हें ठीक होने के बाद दोबारा ऐसी ही तकलीफ को फिर सहना है। वो रुककर कहते हुए वहां से निकल गया। रानी ने तिरस्कार से बेहोश वजूदों को देखा और बाहर निकलकर अपने आदमियों को बुलाने लगी। गाड़ी को बेकाबू रफ्तार से चलाता हुआ वो घर पहुंचा था। गाड़ी से उतरते हुए वो भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही सागर सर झुकाए बैठा था। उसके पीछे रानी खड़ी थी और एक तरफ कोने में अनन्या खामोश बैठी थी। सर, वो दरअसल यशवर्धन को देखते ही सागर फौरन खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही यशवर्धन का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। सागर को संभलने का मौका दिए बगैर यशवर्धन ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। ये सब कैसे हुआ सागर? सागर का कॉलर दबोचते वो वहशी अंदाज में गुर्राया। उसके गुस्से की शिद्दत देखकर रानी और अनन्या एक तरफ हट गईं। सर, मुझे तबाह करना चाहते हो? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। उसने सागर को धक्का दिया और अपनी पैंट की बेल्ट से बंदूक निकालकर सागर के सामने कर दी। सागर तो हैरत से पत्थर बन गया था। रानी और अनन्या की जान गले में फंस गई। ये सब कैसे हुआ सागर? मुझे एक एक बात बताओ, वरना मैं ये सारी गोलियां तुम्हारे दिमाग में खाली कर दूंगा। सागर के सामने घुटनों के बल बैठते उसने बंदूक की नाल उसके माथे पर टिकाई। मैं नहीं जानता सर, सागर ने डरते हुए जवाब दिया। उफ, नादान इंसान, तुम नहीं जानते तो क्या तुम्हारा बाप जानता है? वो खुफिया दस्तावेज किसके पास थे? तुम और रानी। रानी का नाम लेकर वो रुख मोड़कर रानी को देखने लगा जो पहले से ही डरी खड़ी थी। उसने आगे आने का इशारा किया तो डरते डरते वो यशवर्धन से कुछ फासले पर खड़ी हो गई। कल वो फाइल तुम और सागर ही देख रहे थे ना? खतरनाक अंदाज में पूछा। जी सर, पर भगवान की सौगंध, सागर और मैंने तो अभी उस पर काम भी शुरू नहीं किया था। वो डरते डरते सफाई देने लगी। क्या तुम दोनों को अंदाजा भी है क्या तबाही हुई है? मेरा 70 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मेरे खिलाफ एक मजबूत केस बन गया है। मेरी फैक्ट्री पर ताला लग चुका है। उसने अपना मोबाइल जमीन पर पटकते हुए पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया। मुझे जवाब चाहिए सागर। ये कोई कुछ लाखों का नुकसान नहीं जिसे मैं आसानी से हजम कर लूं। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो सारी गोलियां सागर के सीने में उतार देता। सर, मैं मालूम करता हूँ, सागर ने डरते हुए कहा। क्या मालूम करोगे? हाँ,
क्या मेरा माल वापस आ जाएगा? मेरी फैक्ट्री ख़त्म हो गई सागर, बिल्कुल ख़त्म। अपने सर के बाल नोचते हुए वो दीवानों की तरह लग रहा था। सर कसम से, जब आपने वो फाइल दी थी तब हम उसे ही डिस्कस कर रहे थे। फिर अचानक तानिया की हालत बिगड़ी और सागर उसे तहखाने में ले गया। उसके बाद हमने उस फाइल पर कोई काम नहीं किया। भगवान की सौगंध, हमें नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। रानी सच में रोने लगी। तहखाने में फाइल साथ लेकर गए थे? यशवर्धन ने चुपते अंदाज में पूछा। नहीं सर, गलती से यहीं रह गई थी। सागर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए आंखें बंद कर लीं। गुजरे कुछ दिनों में मेरे बहुत बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं सागर। कहीं तुम्हारी रगों में बेवफाई तो नहीं दौड़ गई? एक जहरीले लहजे में कहते वो खतरनाक तेवर लिए सागर के पास आया। नहीं सर, मैं जान दे सकता हूँ पर गद्दारी नहीं, सागर ने मजबूत अंदाज में कहा। जिसने भी ये हरकत की है उसने मेरी जड़ें हिला दी हैं। बंदूक जमीन पर मारते हुए वो बेबसी से चिल्लाया। वो फाइल तुम लोगों के अलावा किसी और के हाथ लगी या किसी और ने देखी? वो किस मुश्किल से खुद को रोक रहा था ये वही जानता था। सर, कल जब मैं सागर के पीछे तहखाने में जाने की कोशिश कर रही थी तब फाइल लॉन्च में पड़ी थी। उसके करीब अनन्या खड़ी थी। रानी सर झुकाए हुए बताने लगी। तेजी से टहलते यशवर्धन के कदम रुक गए। उसने पहले रानी को देखा, फिर एक तरफ नजर मोड़कर अनन्या को देखा, जो हैरत और बेयकीनी से फटी आंखों से रानी को देख रही थी। रानी ने अनन्या की तरफ कदम बढ़ाए। इन सब में वो अनन्या को सिरे से भूल ही चुका था। अनन्या तो कहीं उसके ख्यालों में भी नहीं थी और उसका दिमाग भी कब चल रहा था जो कुछ सोच पाता। मैंने नहीं। यशवर्धन के खतरनाक तेवर देखकर उसकी जबान लड़खड़ा गई। वो पीछे हटने लगी, लेकिन सोफा होने की वजह से हट न सकी। तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा अनन्या। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। अगर इस सब में तुम्हारा कोई हाथ हुआ तो। सख्ती से अनन्या का मुंह दबोचते हुए वो गुस्से से गुर्राया था। इस वक्त वो किसी भी एंगल से इंसान नहीं लग रहा था और अगले ही पल उसने अनन्या को अपने साथ खींचा और ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। साथ ही रानी और सागर को भी आने का इशारा किया। अनन्या को घसीटते हुए दूसरे फ्लोर पर एक छोटे से सामान से भरे कमरे में लाया। ये कमरा कागजात, फाइलों और एक कंप्यूटर से भरा हुआ था। ये हमेशा बंद रहता था। उसने अनन्या को झटका देकर एक सिंगल सोफे पर धक्का दिया और गुस्से से उसे घूरने लगा। तभी रानी और सागर भी अंदर आ गए। जल्द से जल्द लॉन्च की सीसीटीवी फुटेज चलाओ, यशवर्धन ने अनन्या पर ठंडी नज़र डालते हुए हुक्म दिया। अनन्या ने नज़रें नीचे झुकाई हुई थीं और सागर ने वो फाइल चेक करने का वक्त सेट करके यशवर्धन को पुकारा तो यशवर्धन के साथ अनन्या ने भी नज़र उठाई, पर स्क्रीन उसकी तरफ नहीं थी। इसीलिए वो यशवर्धन को देखने लगी, जिसकी आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। स्क्रीन पर वीडियो चलती गई। तानिया की चीख। वो सब अंदर भागे थे। कुछ देर के बाद सागर उसे लेकर कमरे से निकल गया। अनन्या और रानी परेशानी से टहलते रहे। फिर जब रानी से सब्र न हुआ तो वो अंदर से चाबी लाकर सागर के पीछे उसी कमरे में दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। पीछे अनन्या साइड के सोफे पर बैठ गई। सागर और अनन्या के वापस आने तक वो उसी पोजीशन में बैठी रही। उसने एक नज़र भी फाइल को नहीं देखा था। फिर जब सागर तानिया को उठाए वापस आया तो वो भी उसके पीछे कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद रानी भी बाहर आई और फौरन फाइल उठाकर कमरे में चली गई। यशवर्धन ने स्क्रीन से नज़र हटाकर अनन्या को देखा, जो खाली नज़रों से उसे ही देख रही थी। यशवर्धन के देखने पर उसने एक संजीदा नज़र रानी पर डाली, जो उसे देखते ही अपनी नज़रें फेर गई। अनन्या कमरे से निकलने को थी कि एक गार्ड भागता हुआ आया। सर, बाहर पुलिस आई है, उसने कांपते हुए कहा। यशवर्धन ने परेशानी से माथा मसला। वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? उसने एकदम गुस्से से पूछा। आपको गिरफ्तार करने के लिए। गार्ड की बात पर उसके माथे के बल गहरे हो गए। यशवर्धन सिंघानिया को गिरफ्तार करने की हिम्मत उनमें कहाँ से आ गई? गार्ड को धक्का देते हुए वो जोर से चिल्लाया। सर, सागर ने कुछ कहने की कोशिश की। यशवर्धन की कहर भरी नज़रों से खामोश हो गया। उनको बाहर निकालो अभी के अभी। सर, उनके पास अरेस्ट वारंट हैं, वो हमारे मना करने के बावजूद अंदर आ रहे हैं। गार्ड ने उसके गुस्से को और हवा दी। उन सबको वहीं खड़े छोड़कर वो तेजी से बाहर निकला। उसके साथ ही सागर और रानी भी उसके पीछे भागे। उनके जाते ही अनन्या ने अफसोस से खाली कमरे को देखा, फिर कमरे का जायजा लेने लगी। सामने लगे कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते हुए उसने कीबोर्ड पर जल्दी जल्दी उंगलियां चलाना शुरू कर दी। 5 मिनट के बाद पीछे हटी और फिर वो भी कमरे से निकलकर नीचे आ गई, जहां यशवर्धन
पुलिस वालों से बहस कर रहा था। सर, सूरत हाल को समझें। इस वक्त आपका हमारे साथ चलना बहुत ज़रूरी है। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। इंस्पेक्टर पुनीत ने उसे समझाने की कोशिश की कि जब उसका गिरेबान पकड़ते हुए वो गुस्से से गुर्राया। तुम लोग मेरा खाकर मुझ पर ही भौंकते हो। पुनीत का चेहरा गुस्से से लाल हुआ। मेरा गिरेबान छोड़िए सर। अभी और इसी वक्त। गुस्से के बावजूद वो कोई गलत शब्द इस्तेमाल न कर सका। तुम सब अभी के अभी यहाँ से वापस जा रहे हो, उंगली दिखाते हुए धमकी दी। मामले को ठीक करने के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए था। उसे मालूम नहीं था कि पुलिस यूं अचानक कार्रवाई करेगी। उसने सोचा था जब तक पुलिस हरकत में आएगी वो अपना रास्ता साफ कर लेगा। जिस तरह के हालात थे, किसी पर भी भरोसा करना उसके लिए मुश्किल था। देखिए सर, अदालत का हुक्म है, आपको साथ चलना होगा। आपकी कंपनी से बहुत बड़ी मात्रा में माल बरामद हुआ है। मामला इतनी आसानी से ठंडा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर पुनीत ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, माल तो विनोद के घर से भी मिला था, है ना? और बेगुनाह निकला था? उसने तंजिया अंदाज में पूछा। इंस्पेक्टर पुनीत होंठ भींच गया। सागर चाहकर भी बीच में नहीं बोल रहा था। सर, मैं मजबूर हूँ, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, इंस्पेक्टर पुनीत ने साफ शब्दों में कहा। मुझे 2 घंटों का वक्त दो, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगा। कुछ सोचते हुए यशवर्धन ने हामी भरी। अभी फौरन जेल जाना, यानी बिगड़े मामले को और बिगाड़ना था और दुश्मन को एक और मौका देना था। माफ़ी सर, ये मुमकिन नहीं। इंस्पेक्टर पुनीत की माफ़ी पर यशवर्धन का जी चाहा कि उन सबको गोली मार दे। सागर, मेरे पहुंचने से पहले मेरा वकील वहां मौजूद होना चाहिए। जब उसे यकीन हो गया कि उन्हें अब और नहीं टाल सकते, तो उसने सागर को सख्त वार्निंग दी। ठीक है सर। वापस पलटने से पहले उसकी नज़र दरवाजे की ओर से झांकती अनन्या पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखता रहा। सागर, वो प्राइवेट रूम बंद नहीं होना चाहिए मेरे वापस आने तक। अनन्या ने नज़र हटाकर सागर को ठंडे अंदाज में कहा। लेकिन सर, उसमें बहुत ज़रूरी, जितना कहा है उतना करो। ये काम इतना मुश्किल भी नहीं। वो डॉक्टर तो वैसे भी एक नंबर का डरपोक टुच्चा डॉक्टर है। फ़ोन पर डॉक्टर आर्यन का नंबर डायल करते हुए सौम्या खुद को तसल्ली दे रही थी। यशवर्धन से उसे किसी अच्छे कदम की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जो करना था अब उसे खुद ही करना था। हेलो, डॉक्टर आर्यन बोल रहा हूँ। तीसरी घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया था और उसके इतने बिजी अंदाज में बोली गई आवाज़ सौम्या को बहुत नागवार गुजरी। इतना पढ़ लिख कर आजकल के बच्चों की तमीज़ ख़त्म हो गई है। न नमस्ते न प्रणाम। सौम्या ने अपनी आवाज़ को पूरी तौर पर बदलते हुए एक उम्र दराज और देहाती अंदाज में कहा। दूसरी तरफ से वो चौंका। वो एक स्पोर्ट्स क्लब में बैठा टेनिस खिलाड़ियों को देख रहा था। अनजाना नंबर देखकर उसने हैरत से फ़ोन स्क्रीन को देखा, लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल खामोशी थी। हेलो, प्रणाम आंटी जी। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए प्रणाम किया। प्रणाम बच्चा, मैं एक बहुत अच्छी और पहुंची हुई गुरु माँ हूँ। जो भी मेरी शरण में आया है उनके सारे कष्ट दूर हो गए हैं। भगवान ने मेरी प्रार्थनाओं में बड़ा जादू दिया है बच्चे, सौम्या ने नरमी से कहा। आर्यन चौंका। मेरा मतलब है, आप हैं कौन? क्या मुझे जानती हैं? सौम्या ने कुछ देर खामोशी साधी और मुंह दबाकर हंसी रोकी। फिर वापस संजीदगी का रूप धरकर कॉल पर गला साफ किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो भगवान के सच्चे भक्त हैं, किसी को पर्सनली तौर पर नहीं जानते। बस भगवान हमें जिसके लिए चुनता है हम उसी की मदद करने पहुंच जाते हैं। सोफे से बैग टिकाते हुए हल्के से मुस्कुराई। मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। कि तभी सौम्या चिल्लाई। ये गलती मत करना, ये मदद तुम्हारे लिए भगवान की तरफ से आई है बच्चे। इसे ठुकराओगे तो बहुत पछताओगे। वो सुकून से बैठी थी। उसे कॉल काटते देखकर सीधी हो गई। कैसी मदद? आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही और ना मैं आपको जानता हूँ। मेरा नंबर आपको किसने दिया? वो सख्त झुंझलाया। हम जैसे सच्चे भक्त लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस रात भर भगवान का नाम जपते जपते सोए तो सपने में तुम दिखाई दिए। तुम्हारी परेशानी नजर आई। ये भगवान का इशारा है कि तुम्हारी मदद करना हमारे ऊपर फ़र्ज है। आर्यन ने बेचारगी से फ़ोन को देखा। या तो ये कोई मजाक था या कोई प्रैंक कॉल। क्या नंबर भी सपने में दिखाई दिया था? उसके सवाल पर सौम्या गड़बड़ा गई। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। उसे कुछ समझ न आया, इसलिए उसने वही किया जो अब तक बाबाओं को करते देखती आई थी। उसकी तेज आवाज़ पर आर्यन ने फ़ोन कान से दूर किया था। तुम हमसे ऐसे सवाल पूछकर हमारा अपमान कर रहे हो बच्चे। जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करते। जब सही समय आएगा तब मत आना हमारे पास। गुस्से से कहते हुए उसने दिल ही दिल में प्रार्थना की कि आर्यन फ़ोन न काटे। आर्यन ने गहरी सांस ली। आप किस सिलसिले में मेरी मदद करना चाहती हैं?
खड़े होते हुए उसने पर्स जेब में रखा और गाड़ी की चाबी उठाकर क्लब से बाहर निकलने लगा। इस वक्त वो अपने आम रूटीन से काफ़ी हटकर था। नीली जीन्स पर सफ़ेद शर्ट और हाथ में चांदी की डायल वाली घड़ी पहने वो आम दिनों से बहुत खूबसूरत लग रहा था। तू शादी मत कर। ये कैसी मदद है, क्यों ना करूं शादी? वो उस औरत के बेतुके मशवरे पर चिढ़ गया। गाड़ी में बैठकर फ़ोन स्पीकर पर डालकर उसने लैपटॉप उठाया और खोलकर एक हाथ से उस पर उंगलियां चलाते हुए कोई एप्लीकेशन खोलकर उस पर सौम्या का नंबर डालने लगा। वो सौम्या की कॉल को उसके किसी दोस्त की तरफ से किया गया मजाक समझा था। नहीं, मेरा मतलब था तू जिस लड़की से शादी करने वाला है ना, उससे मत कर। अभी भी वक्त है बच्चे, उससे शादी से इनकार कर दे, पीछे हट जा, क्योंकि वो लड़की नॉर्मल नहीं है, उस पर एक चुड़ैल का साया है। सौम्या फोन कान से लगाए आवाज बदले एक रहस्यमयी अंदाज में बोल रही थी। दूसरी तरफ आर्यन ने चौंक कर फोन को देखा। किससे? वो हैरान हुआ। जिससे तुम शादी कर रहे हो। क्या नाम है? हाँ सौम्या। उस पर। यह कहते हुए सौम्या ने हंसी रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। अच्छा मजाक कर लेती हैं। उस पर क्यों चुड़ैल का साया होगा? वो तो खुद ही एक चुड़ैल है। बल्कि उस पर नहीं, चुड़ैल पर उसका साया होगा और चुड़ैल कहेगी मुझ पर सौम्या का साया हो गया है। वो गुस्से से बोला। सौम्या ने दांत पीसते हुए फोन को घूरा। उसका बस नहीं चला कि फोन दीवार पर दे मारे। ये 2 नंबर डॉक्टर हमेशा उसके गुस्से का पारा बढ़ा देता था। तो क्यों मेरे पीछे मर रहे हो? मना कर दो ना शादी के लिए। वो चीख उठी, लेकिन अगले ही पल अपने सर पर हाथ मारा, जबकि दूसरी तरफ आर्यन ने एकदम आवाज बदलने पर और अब सौम्या की आवाज पहचान कर हैरत से मोबाइल को देखा। अब वो सारा मामला समझ चुका था, लेकिन तब तक फोन कट चुका था। लैपटॉप एक तरफ रखकर उसने नंबर मिलाया और कान से लगाया। दूसरी घंटी पर ही फोन काट दिया गया। मोबाइल को घूरते हुए उसने उसे मैसेज भेजा। फोन उठा वरना पछताओगी। कल मुझे भी सपने में पता चला कि तुम्हारी मदद करूं। बाद में वक्त पड़ने पर मेरे पास मत आना। मैसेज करके वो बेचैनी से उसके जवाबी मैसेज का इंतजार करने लगा, लेकिन 2 मिनट के बाद उसका फोन वापस बजा। सौम्या का नंबर देखते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई। क्या है? उसने सख्ती से पूछा। अच्छा हुआ तुमने खुद ही फ़ोन कर लिया। मैं तुमसे खुद बात करना चाहता था। मालूम है तुम बेशर्म हो। धीमे से बड़बड़ाई। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, काम की बात पर आओ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मुझे तुम में कोई भी दिलचस्पी नहीं। तुम एक बहुत ही बेकार और बदतमीज लड़की हो। आखिरी शब्द अपने दिल में बोले थे, कह न सका, वरना मामला और बिगड़ जाता। तो मैं कौन सा तड़प रही हूँ? मैं भी नहीं करना चाहती तुम जैसे जाहिल और खड़ूस से। उसने भी आखिरी शब्द अपने दिल में बोले थे, जबान पर लेकर न आई। तो मना कर दो मेरे भाई को कि तुम मर सकते हो पर मुझसे शादी नहीं कर सकते। ओ मैडम, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? तुम्हारा वो गुंडा भाई वाकई मुझे मारने पर तुला हुआ था। फिर उसकी भी गलती नहीं। बहन को देखता होगा तो रिश्ता न मिलने पर परेशान होता होगा। आर्यन अपनी धुन में बोल गया, लेकिन उसके शब्द सामने वाले को भड़का गए। सुनो डॉक्टर, मेरे घर पर रिश्तों की लाइन लगी रहती है और यकीन करो उनमें तुम जैसे कई डॉक्टर भी हैं जिन्हें देखना तक मैंने गवारा नहीं किया। बहुत बड़ा झूठ था, जताते हुए अंदाज में कहा। हाँ, उनको देखना तक नहीं और मेरा नंबर निकलवा कर मुझे कॉल भी कर ली। डॉक्टर आर्यन की बात पर उसके गुस्से का पारा हाई हुआ था। तुम एक साइको केस हो। तुमसे बात करना ही बेकार है। गुस्से से कहते हुए फ़ोन काट दिया गया। दोस्तों, अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अब तक के ये भाग आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।